हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो हम चैप्टर 8 कंपनी पे पार्ट 4 करने जा रहे हैं बच्चे। अब तक हमने इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, फिर पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 इस सीरीज में देखें तो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पार्ट 4 में बेटा हम क्या बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। पार्ट 4 में बेटा हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आखिर कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, कंपनी का लीगल फॉर्मेट क्या है कंपनी को स्टार्ट करने का। तो देखिए कंपनी को स्टार्ट करने का लीगल फॉर्मेट है। इस बात को समझाने के लिए बेटा मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, समझिए। होता क्या है कि जब कोई कंपनी बनाना सोचता है कि हम कंपनी बनाते हैं तो उस व्यक्ति को जो कंपनी बनाने के बारे में सोच रहा है उसको हम प्रमोटर कहते हैं। वो व्यक्ति कंपनी बनाता है, सोचता है कि कंपनी बनाते हैं, वो एक नाम सोचता है और नाम सोच के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है कि हम कंपनी इकट्ठी करते कंपनी बना रहे, कुछ लोगों को मेंबर बनाता है, जिसमें अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है तो मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है तो मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। और ये सब नाम लेकर और अपना एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाकर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाकर ये आरओसी के पास जाता है। आरओसी कौन होता है बच्चे? आरओसी एक व्यक्ति होता है जो होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाता है और बताता है मैं कंपनी खोलना, अपना एक नाम सजेस्ट करता है कंपनी का। जैसे हमारे चैनल का नाम कॉमर्स विद आरएम, ये मान लो कंपनी का नाम है। आरओसी इस नाम की अवेलेबिलिटी चेक करता है कि वो मार्केट में अवेलेबल नाम है या नहीं, या किसी और ने तो वो नाम नहीं यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो परमिशन दे देता है अगर नाम होता है, फिर वो परमिशन देता है, देन कंपनी स्टार्ट होती है। फिर कंपनी अपने शेयर को इशू करती है। कितने रुपए का शेयर इशू कर सकता है, कितने रुपए का कैपिटल पब्लिक से मांग सकता है, उसके लिए भी अथॉरिटी लेनी पड़ती है, दैट इज आरओसी से लेनी पड़ती है। वो भी ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। तो इसी सारी चीजों को हम बेटा समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखिए 4 स्टेज में बटा हुआ बच्चे। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन क्या कहता है? द प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 प्रिंसिपल स्टेज। 4 प्रिंसिपल स्टेज में बटा। नंबर 1 क्या है? प्रमोशन। ये प्रमोशन करना, और ये करना कौन है? प्रमोटर करते हैं। प्रमोटर वही व्यक्ति होते हैं जो शुरुआत में कंपनी के बारे में सोचते हैं कि कंपनी में स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट कौन है बच्चे? इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अब जो लोग कंपनी के बारे में सोचते हैं कंपनी स्टार्ट करना बेटा, वो लॉन्ग टर्म में कंपनी तक नहीं रहते। वो स्टार्ट करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उस ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं, फिर वही सारे लोग उस ग्रुप को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रमोटर जरूरी नहीं है कि कंपनी के साथ कंटिन्यू बना रहे। प्रमोटर एक कंपनी स्टार्ट करके फिर चला जाता है। बाद में जो शेयर होल्डर होते हैं वही सब मिलकर अपना एक लीडर डिसाइड करते हैं, जिसको एमडी कहा जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। जो कंपनी की एक बार मीटिंग होती है, हर साल उसका मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज होता है, ठीक है बच्चे। जो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होती है। बिकॉज इस ग्रुप में जिन लोगों को शेयर बांटा जा रहा है, जिन लोगों को शेयर दिया जा रहा है, वो सब मिलकर एक साथ कंपनी नहीं चला सकते, बिकॉज वो लाखों की तादाद में होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हीं को डायरेक्टर बना दिया जाता है, लेकिन डायरेक्टर का हर साल इलेक्शन होता है। आगे ध्यान दीजिए। तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। चौथा है कमिटमेंट्स ऑफ बिजनेस। एक एक करके पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहली बात क्या कहता है? प्रमोशन। प्रमोशन कौन करता है? इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने का मतलब अस्तित्व में आने का पहला पॉइंट क्या होता है? प्रमोशन। अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का ग्रुप, जैसे मिनिमम मेंबर मैंने बताया 2 और 7, प्राइवेट कंपनी के केस में 2, पब्लिक कंपनी के केस में 7, ये सब मिलकर काम करें एंड देन फॉर्म अ कंपनी। दीज पर्सन आर कॉल्ड अ प्रमोटर्स। आपसे पूछा जाएगा प्रमोटर्स कौन है? वही व्यक्ति जो शुरुआत में कंपनी को स्टार्ट करने का, एक ग्रुप को जनरेट करने के बारे में सोचते हैं, दैट्स कॉल्ड अ प्रमोटर। जब प्रमोटर और प्रमोशन, जब सारी चीजें इकट्ठे हो जाएंगी, उसके बाद वो क्या करेंगे? अपना इनकॉर्पोरेशन कराएंगे। इनकॉर्पोरेशन कैसे? रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी? ये अपना 2 बुक मेंटेन करते हैं, जो मैंने बार बार बोला अभी आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये बात करेंगे ये लोग कि कंपनी के एक्सटर्नल मैटर कैसे डील करेंगे, कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होगी, एक्सटर्नल पावर क्या होगी। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, उसके अंदर कंपनी अपने इंटरनल मैटर डील करेगी, इंटरनल लायबिलिटी कंपनी की क्या होगी, कोई डिस्प्यूट होगा इंटरनल तो उसको कैसे सेटल करेगी, कंपनी की पावर क्या क्या होगी, कंपनी की लायबिलिटीज क्या क्या होगी। ये सारी चीज लेके कंपनी किसके पास पहुंचेगी? वो ग्रुप किसके पास पहुंचेगा? आरओसी के पास पहुंचेगा। आरओसी को सारी चीजें ठीक लगेंगी, देन उसको रजिस्टर्ड कर देगा। देखो ये कहता थ्योरी, कहता था प्रमोटर्स आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी, जब उनको कंपनी का नाम मिल जाता है, अप्रूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सबमिट, मतलब किसके पास जाते हैं? वो आरओसी के पास जाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कॉमा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर टू एक्ट द डायरेक्टर एंड डिक्लेयर दैट
द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। एओए और एमओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब ले जाके आरओसी के पास ले जाते हैं, और पहला जो डायरेक्टर होता है वही इसको डायरेक्ट करता है। एक्ट हैव बीन कंप्लायंट विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, मतलब वो जाकर उसको रजिस्टर करते हैं और बाद में आरओसी उसको एक कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट में उसको रजिस्टर्ड करके कंपनी जनरेट कर देता है, और जिस दिन से कंपनी जनरेट हो जाती है उसी दिन से उसको कहते हैं कि कंपनी आज से चालू हो गई, इनकॉर्पोरेशन हो गई, स्टार्ट हो गई। ठीक है बच्चे, अब कंपनी जब स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट करना है, देखो बिजनेस का नाम रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, आपको नाम भी मिल गया, रजिस्टर्ड भी हो गया, आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी मिल गया। कमेंसमेंट, अब सर्टिफिकेट में काम स्टार्ट तो करो। अब क्या होता है, जितने मिनिमम मेंबर होते हैं या मैक्सिमम मेंबर हो, सब मिलकर जितने मेंबर तय हुए हैं, जितने लोग आपस में ग्रुप में जुड़े हैं, वो सब कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। A company has to obtain commencement of business certificate within 180 days। बेटा ये थ्योरी में पूछा जा सकता है। बिजनेस स्टार्ट करने का जो सर्टिफिकेट है कंपनी के रजिस्ट्रेशन से 180 दिन के अंदर अंदर बीच में मिल जाएगा, 6 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेशन, a company has to submit declaration that the effort that every subscriber यानी every member जिसने कंपनी का सब्सक्रिप्शन लिया है, the memorandum of association has paid the value ऑफ द शेयर एग्री टू बी गिवन बाय हिम। अगर प्राइवेट कंपनी तो मिनिमम 2 मेंबर होंगे, मैक्सिमम आपको पता है 200 मेंबर, मान लो 10 मेंबर हो गए, 10 मेंबर मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे, उससे कंपनी स्टार्ट करेंगे। अब जब कंपनी स्टार्ट हो, देखो कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, डेट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और कंपनी जब स्टार्ट हो जाएगी तो कमेंसमेंट ऑफ कंपनी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट होना, और बिजनेस स्टार्ट होने का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन से 180 दिन में मिल जाएगा। थ्योरी सी बात है, छोटी सी बात है, आपको याद रखना है। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट होता है प्रोस्पेक्टस। अब मान लो कंपनी इतनी बड़ी हो गई, कंपनी स्टार्ट हो चुकी, कंपनी ने 1-2 साल अपना काम कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो कंपनी अब चाहती है कि कंपनी के अंदर पैसा आए, कंपनी के अंदर पैसा है, कैपिटल का हिसाब किताब बढ़ाया जाए। तो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो क्या होता है, आरओसी के पास जाता है। आरओसी के पास जाके कहेगा देखो सर मैं 2 साल बिजनेस अच्छे से कर लिया और ये प्रॉफिट हमारा है, आप हमें परमिशन दे दीजिए कि हम अपना कैपिटल को बढ़ाएं। तो आरओसी परमिशन दे देता है कि आप अपने कैपिटल को बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये परमिशन दी जिसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, हम इसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल की आरओसी से हमें परमिशन मिल गई कि हम अपने कैपिटल को 5 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं। यानी हम पब्लिक में 5 करोड़ रुपए के शेयर इश्यू कर सकते हैं, लोग वो शेयर खरीदेंगे और वो पैसा हमारे पास पहुंच जाएगा। तो उस चीज को पब्लिक में अट्रैक्ट करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, एक किताब बनानी पड़ेगी जिसके अंदर कंपनी के सारे प्लस पॉइंट बताएंगे, कंपनी ने 2-2 साल में कैसे कैसे प्रॉफिट कमाया, कितना उसके पास एसेट है, कितनी कम लायबिलिटीज है, ये सारी चीजें। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी पॉजिटिव बात गिवन होती है कि कंपनी कैसे कैसे प्रॉफिट कमा रही है और लोग इससे अट्रैक्ट होकर उस कंपनी में पैसा लगाएंगे। आई होप ये वहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो आपने जो ये 4 पॉइंट पढ़े थे बच्चे कि 4 स्टेज होते हैं, 4 प्रिंसिपल स्टेज होते हैं जिससे कंपनी स्टार्ट होती है। डेट इज प्रमोशन, ये प्रमोटर द्वारा किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन मतलब नाम को रजिस्टर्ड किया जाता है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जितने भी मिनिमम मेंबर होते हैं वो सब मिलकर कुछ पैसा देते हैं, इकट्ठा करते हैं, पैसे से तो बिजनेस होगा, और उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गया 4 प्रिंसिपल स्टेज जो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अब क्या है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि आखिर जब शेयर इश्यू करेंगे तो जो हम कैपिटल जनरेट करते हैं वो शेयर कैपिटल के द्वारा जनरेट करते हैं, मतलब हम पैसा पब्लिक से मांगते हैं शेयर के द्वारा। शेयर क्या समझिए ध्यान से, जैसे आरओसी ने हमें 5 करोड़ की परमिशन दी थी, तो हम 5 करोड़ के शेयर इश्यू नहीं कर रहे, हम सिर्फ 1 करोड़ के शेयर इश्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझना। आपको पिछली वीडियो में बात बताई गई थी कि सेबी का एक रूल ये भी आता है कि जब भी आप शेयर इश्यू करेंगे फर्स्ट टाइम तो 90% शेयर बिक जाने चाहिए। अब जब 90% शेयर बिक जाने, सोचो 5 करोड़ के हम शेयर इश्यू करेंगे तो 90% कितना होता है, 4.5 करोड़, है ना। तो 4.5 करोड़ शेयर के रुपए के शेयर इश्यू हो जाने चाहिए, पब्लिक खरीद लेनी चाहिए। अब दिक्कत है, हो सकता है इतने रुपए के शेयर पब्लिक डिमांड ना करे, ना खरीदे, इसलिए लोग शुरुआत में कम शेयर इश्यू करते, तो मान के चलो ना वही 1 करोड़ के शेयर इश्यू कर दिए। अब जब हमने 1 करोड़ के शेयर इश्यू कर दिए, दैट इज इश्यूड कैपिटल। देखो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, हम कितने रुपए के शेयर इश्यू कर सकते हैं, 5 करोड़ के शेयर इश्यू कर सकते हैं, लेकिन हमने उसमें से केवल कितने का इश्यू किया, 1 करोड़ का इश्यू किया। अब ये शेयर कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ लीजिए। कहता है शेयर इज द यूनिट। कैसे, अब 1 करोड़ रुपए जो है मेरे पास, मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर को, 1 करोड़ रुपए की कैपिटल को मैंने 1 लाख लोगों में डिवाइड कर दिया।
1,00,000 लोगों में डिवाइड कर दिया, तो यानी मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए। यानी मैं 1 करोड़ की पूंजी पब्लिक से मांग रहा हूं, 1,00,000 लोगों से मांग रहा हूं, तो हर व्यक्ति मेरे को कितना कितना देगा? 100 रुपए देगा। तो 100 रुपए मेरा शेयर की वैल्यू होगी। इसलिए यहाँ पे क्या कहता है? शेयर इज द यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। देखो, हमने कंपनी का कैपिटल, हमारा 1 करोड़ का कैपिटल, हम 1 करोड़ रुपए का कैपिटल पब्लिक से जनरेट करना चाहते हैं, उसको हमने 1,00,000 टुकड़ों में बांट दिया। हर टुकड़े की वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए। यानी एक व्यक्ति मेरे को 100 रुपए देगा और वो मेरे 1,00,000 टुकड़ों में से एक हिस्से का मालिक बन जाएगा। ठीक है। और आज में कहीं ना कहीं सुना होगा बेटा कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी का मालिक होते हैं, तो वो एक हिस्से का मालिक है। अगर उसने एक शेयर खरीदा है, अगर उसने 100 शेयर खरीदे तो वो 100 हिस्से का मालिक है, अगर उसने सारे शेयर खरीदे तो सारे शेयर का मालिक हो गया, अकेला वही मालिक चल रहा होगा बिजनेस का। ठीक है बच्चे, आगे क्या कहता है? ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और आगे कहता है होल्डर ऑफ दी शेयर आर कॉल्ड द शेयर होल्डर। और जो बंदा इस शेयर को होल्ड करके रखता है वो शेयर होल्डर कहलाता है ना। और क्या कहलाता है साथ में? मेंबर ऑफ द कंपनी कहलाता है। अब आपने बार बार जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन सुनी, उसमें मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200 इस तरह से सुना है, वो उसमें शेयर होल्डर भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी आपने सुना है कि शेयर होल्डर की लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट है वो अनलिमिटेड है, कितने भी हो सकते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। अभी यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। तो शेयर कैपिटल क्या है? मेरे कंपनी में जो मैं कैपिटल इशू कर रहा हूं उसका एक छोटा सा पार्ट, सबसे मिनिमम पार्ट, एक पार्ट, जितने हिस्सों में उसको डिवाइड कर रहा हूं। अब ये शेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ध्यान से देखिए क्या होता है। अब यहाँ कहते हैं काइंड ऑफ शेयर, शेयर कितने प्रकार का? तो सेक्शन 43 बताता है कि शेयर 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। दोनों में डिफरेंस क्या समझिए। जब मैं कंपनी शेयर इशू करूंगा तो मान लीजिए पहले मैंने इक्विटी शेयर इशू कर दिया, इक्विटी शेयर ही असल कंपनी के मालिक होते हैं। बाद में मुझे दोबारा से शेयर इशू करने की जरूरत पड़ गई, मैंने 1 करोड़ का पैसा इकट्ठा कर लिया, उससे बिजनेस कर लिया, अब मैं बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता हूं, मुझे और पैसा चाहिए। देन क्या हुआ कि मैं नेक्स्ट टाइम दूसरे शेयर इशू कर रहा हूं, उसका मैंने नाम देते प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का केवल फायदा इतना होता है कि जब भी कभी प्रॉफिट बटेगा, जब भी कभी कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रॉफिट दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रॉफिट देने के बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी वाले को मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर में खास बात क्या होती है कि उसके आगे एक परसेंटेज गिवन होती है, यानी जितने रुपए का वो शेयर होगा, जितने रुपए का, ये मैंने लिखा है 9% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब ये है कि अगर ये शेयर मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है तो 100 का 9% होता है 9 रुपए। यानी पक्का पक्का हर साल के एंड में इसको जब भी मुनाफा बटेगा तो पहले 9 रुपए प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा। सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी वाले को मिलेगा। बस यही फायदा होता है इक्विटी और प्रेफरेंस में। तो अगर मार्केट में कभी लोग इक्विटी और प्रेफरेंस खरीदना चाहते हैं तो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, क्योंकि पहले मुनाफा उनको मिलता है। लेकिन कई बार इक्विटी शेयर वालों का भी फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो मेरा मुनाफा इतना हुआ, मेरे को मुनाफा 1 करोड़ का हुआ और 9% के हिसाब से 9 लाख रुपए सिर्फ प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दो, तो बाकी पैसा जो बचता है वो सब इक्विटी वाले का हो जाएगा। ठीक है। तो इक्विटी वाले कभी लॉस भी झेलते हैं, कभी प्रॉफिट भी झेलते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को बात ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा 9%, तो 9 रुपए ही मिलेगा इनको मुनाफा, 9% ही मिलेगा शेयर कैपिटल, चाहे कंपनी चाहे जितना कमा ले। लेकिन अगर कंपनी का मुनाफा कम है तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर वालों को। बस इतना सही डिफरेंस है। और बाकी देखते हैं क्या बात कहता है। प्रेफरेंस शेयर क्या कहता है? प्रेफरेंस शेयर कहता है राइट टू रिसीव डिविडेंड। सबसे पहला फायदा यह है कि डिविडेंड सबसे पहले इनको ही मिलेगा। वो भी किस अमाउंट मिलेगा? टू बी फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। अगर 100 रुपए का शेयर है, उसके आगे परसेंटेज 9 रुपए दे रखा है, 9%, तो मतलब 9 रुपए फिक्स अमाउंट इनको डिविडेंड के रूप में मिलेगा। और द अमाउंट कैलकुलेटेड बाय द फिक्स्ड, और या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करे, which may be either to be free from the subject to income tax before it paid। अब ये इनकम टैक्स की बात, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ये फ्री भी हो सकता है, मतलब जिनको डिविडेंड मिलेगा उन पे टैक्स नहीं लगेगा। ये कंपनी एक्ट की बात है, इनकम टैक्स की टॉपिक में बात करेंगे हम इसकी। तो एक प्रेफरेंस शेयर होता है। अब दोनों में फायदा क्या होता है ध्यान रखना। एक बात ये भी होती है कि जब कभी एजीएम होती है, मीटिंग होती है कंपनी के शेयर होल्डर्स की, तो उसमें जो वोटिंग का जो अधिकार होता है वो केवल और केवल इक्विटी वाले को होता है, प्रेफरेंस वाले को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। जैसे अगर हमें ये डिसाइड करना है कि बताओ इस साल हमारे एमडी कौन होंगे, 2 लोगों का चुनाव करना है, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर वाले हाथ नहीं उठाएंगे, प्रेफरेंस शेयर वाले वोट नहीं दे सकते। जो वोट देंगे वो सारे के सारे इक्विटी वाले होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के मालिक कौन है? इक्विटी वाले। प्रेफरेंस शेयर वालों को तो अपने 9% से मतलब है। 9% ये मत सोचना कि बिल्कुल फिक्स होता है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। ठीक है। 9% उनको प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। वो 8% भी हो सकता है, 11% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चे। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में फर्क ये होता है कि सबसे पहले डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है। आगे ध्यान दीजिए क्या कहता है।
और दूसरी बात क्या है, ध्यान रखिए, पहला फायदा तो ये हो गया कि भैया उनको सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा और उसके बाद उनको फिक्स अमाउंट मिलेगा, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर कम मुनाफा हो तो भी मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या है कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप होती है, खत्म होती है, तो सबसे पहले जो पैसा लौटाया जाएगा कंपनी के मालिकों को, वो प्रेफरेंस वालों को लौटाया जाएगा, इक्विटी वाले को नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सारा बोझ कौन झेल रहे होते हैं, इक्विटी वाले झेल रहे होते हैं। ध्यान से क्या कहता है, राइट टू रिसीव रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर वालों से पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा, कंपनी वाइंड अप होती है। ठीक है बात। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर भी कई कैटेगरी के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या कहता है, अब इक्विटी और प्रेफरेंस आपको बात मालूम है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी कैटेगरी होती है। एक प्रेफरेंस शेयर कैसे होता है, जो डिविडेंड के हिसाब से बांटा जाता है कि इतने टाइप के प्रेफरेंस शेयर होंगे। एक प्रेफरेंस शेयर कैसा होता है, वो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट के हिसाब से होता है। एक प्रेफरेंस शेयर कैसा होता है, कन्वर्टिबिलिटी की वजह से। कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिनको कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जो रिडम्पशन के बेसिस पे बात की जाती है। अब ये होते क्या, समझिए। देखिए कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि देखो कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे भी होते हैं जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर में, तो पहले इश्यू करते समय ही बता दिया जाता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर हम इश्यू कर रहे हैं कन्वर्टेबल है, जरूरत पड़ी तो कंपनी इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देगी। यानी जो आपके पास अधिकार है पहले मुनाफा पाने का, वो अधिकार खत्म हो सकता है। तो इक्विटी जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कन्वर्टेबल भी होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी होते हैं, तो इश्यू करते समय ही बता दिया जाता है कि प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं। रिडम्पशन की बात आती है, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जो शेयर इश्यू किया है तो वो बाद में खरीदने भी होते हैं कंपनी को वापस, यानी जिन शेयर होल्डर को शेयर प्रेफरेंस शेयर के शेयर जो बेचे हैं वो वापस भी करने होते हैं पैसे। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे क्या है, ध्यान दीजिए, रिडीम भी करने होते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रेफरेंस शेयर इसके अंदर कट नेक्स्ट, ध्यान दीजिए बच्चे, क्या है बेटा, हम बात करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब, देखो कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। आप कंपनी को अगर जरूरत महसूस हो रही है कि इस प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स अमाउंट में हमें अमाउंट देना पड़ता है डिविडेंड के रूप में, कंपनी इतना नहीं कमा पा रही, तो कंपनी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। तो वही कहते हैं कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो कन्वर्टेबल है, कुछ कैसे होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। आई बात समझ में, जिसमें कहा जाता है कि प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी राइट टू बी कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर। जो नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको इक्विटी शेयर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, इश्यू करते समय ये बात पहले ही बता दी जाती है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, विद द रेफरेंस टू रिडम्पशन। अब रिडम्पशन क्या होता है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैंने शेयर इश्यू किया है, मैंने 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर मार्केट में अगर इश्यू किया है, तो कल को मुझे ही कंपनी को वो शेयर वापस खरीदने होंगे पब्लिक से। ठीक है, दोबारा 100 रुपए में खरीदने होगा, रिडीम करना पड़ेगा, उस पैसे को वापस करना पड़ेगा जो मैंने पब्लिक से लिया है। इसकी मिनिमम लिमिट तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम है कि 20 साल से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। 20 साल के अंदर अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटा देना चाहिए, अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है कि आप उसको रिडीम करेंगे। और एक होता है नॉन रिडीमेबल कि पैसा वापस नहीं होगा, तो वो नॉन रिडीमेबल कब वापस होगा बेटा, अगर आपने शेयर इश्यू किया कि नॉन रिडीमेबल वापस नहीं होगा, तो कल को जब कंपनी वाइंड अप होगी, कल को जब कंपनी बंद होगी, तब उस टाइम में आपको पैसा आपको लौटाया जाएगा, वरना हर साल आप केवल डिविडेंड कमाते रहिए। ठीक है बच्चे, अगला देखिए क्या कहता है, अगला कहता है बेटा इक्विटी शेयर। आखिर इक्विटी शेयर क्या है, समझिए इक्विटी शेयर कहते किसको है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब भी कंपनी को मुनाफा होता है, जब भी कंपनी को मुनाफा होता है तो कंपनी सबसे पहले अपने टैक्स पे करती है ना, अपनी सारे आउटस्टैंडिंग पे करती है। उसके बाद लास्ट में जब मुनाफा बचता है तो उस मुनाफे में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी पैसा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो बच जाएगा, चाहे थोड़ा बचे या बहुत ज्यादा बचे, वो सारा पैसा इक्विटी शेयर वालों का होगा। तो कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी कितनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी कितनी बढ़िया मार्केट में परफॉर्मेंस दे रही है, इस बात को जज करने के लिए लोग ये चेक करते हैं कि इक्विटी शेयर वालों को कितना डिविडेंड मिला। क्योंकि ऊपर से जो पैसा बढ़ते हुए आ रहा है वो तो सबका एक फिक्स अमाउंट में बढ़ता हुआ आ रहा है, लास्ट वाले को कितना पैसा मिला इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि देखो अगर चाहे मैं 1 लाख कमाऊं या 1 करोड़ कमाऊं, प्रेफरेंस शेयर वालों को मुझे 9 रुपए प्रति शेयर देना होगा। तो मैं प्रेफरेंस शेयर वालों को पकड़ के पूछूं भाई तुम्हें कितना पैसा मांगोगे, तो फिक्स पैसा मिलेगा, जो हमारा एग्जांपल था 9% का। अगर बैलेंस अगर 1 लाख में से मैंने 9,000 रुपए सिर्फ प्रेफरेंस वालों को दे दिया, तो 91,000 इक्विटी वालों को मिल जाएगा।
तो वहीं से अंदाजा लगा लिया जाएगा कि कंपनी कितना प्रॉफिटेबल मेकिंग बिजनेस कर रही है। ठीक है, वहां से कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है। तो इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर अल्टीमेटली कंपनी के हिस्से का मालिक क्या कहता है? इक्विटी शेयर आर द मोस्ट commonly issue class of the share and carrying the maximum risk and the reward। इक्विटी शेयर वाली क्या करते हैं? मैक्सिमम रिस्क झेलते हैं और रिवॉर्ड भी वही लेते हैं। सारा प्रॉफिट लास्ट में उनका होता है, सारा लॉस भी उनका होता है, लेकिन ये सारा का सारा मुनाफा सबसे एंड में मिलता है। ठीक है बच्चे, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एक छोटा सा पार्ट आपकी कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। बाकी बात इसके नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको क्वेश्चन समझाएंगे। तब तक बेटा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेटा हमें कमेंट कीजिए, हम आपके पूरे डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपके कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस तरह का बनाना है और आपके कौन कौन से डाउट है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे बेटा। तब तक के लिए बाय।